बुरी कर्म का लेखा जोखा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्म का लेखा जोखा। माँ, बंद करो अपना यह नाटक, आपने भी दुखी कर दिया है। बेटा बेटा करके हर समय पीछे पड़ी रहती है। मुझे और भी तो कितने काम है, हर समय आपके पास बैठा रहूँगा तो काम कैसे करूँगा। शाम को ऑफिस से आते ही अमन को नीतू जी ने आवाज़ लगाई तो वह झुंझलाने लगा। बेटा, मन करता है 2 घड़ी मेरे पास बैठ जाया कर, मैं तो तेरी आवाज़ सुनने को भी तरस गई हूँ। बीमार नीतू जी अपने कमरे में ही लेटी रहती, उन्हें उनके पास जाकर कोई तो शब्द भी नहीं बोलता। पूरे दिन ऑफिस में थक हार कर आओ तो मेरा भी मन करता है कि 2 घड़ी आराम कर लो, वो भी तुम चैन से बैठने नहीं देती हो। बेटे की बात सुनकर नीतू जी चुप हो गई। उन्हें पता था बेटे से बहस करना बेकार है। मुकेश जी हमेशा समझाते थे कि किस चीज़ से ज़्यादा उम्मीद लगाकर मत रखो, जितना कम उम्मीद लगाओगी उतना ही खुश रह पाओगे, चाहे पति पत्नी ही क्यों न हो। लेकिन उन्होंने कभी पति की बात नहीं मानी और हमेशा सबसे उम्मीद लगाकर बैठे और हमेशा दुख उठाते। मुकेश जी के जाने के बाद जिंदगी ने एक सबक तो अच्छा सिखा दिया था कि कभी किसी से उम्मीद मत रखना। बहुत उम्मीद थी मुकेश जी की उम्र भर उनके साथ निभाएंगे, लेकिन वो भी धोखा देकर चले गए। बेटे से उम्मीद थी कि वो कभी दुखी नहीं होने देगा, लेकिन पति के साथ सुहाग के अलावा मानसिक दुख शांति भी चली गई। बेटी बहू ने उनको यह छोटा सा कमरा दे दिया जिसे खुद उनका कभी आने का मन नहीं करता था। अब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। जब अमन छोटा था, मामा करता हुआ हमेशा उनसे चिपका रहता था। आज माँ बेटा कहकर बुलाती है तो वो मुझसे दूर भागता है। इस बार भी न जाने कैसे खेल खेलता है। नीतू जी यहाँ बड़े बेटे के पास अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाने आई थी। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन जब नीतू जी ठीक होने लगी तो बहू बेटे को अब उनके घर में वो अखरने लगी। और ऑपरेशन भी उसने कोई अपने पैसों से नहीं करवाया था, वो भी छोटे बेटे ने गांव से माँ को ऑपरेशन के लिए पैसे भेजा था, तब कहीं जाकर बड़े बेटे ने हमें भरी थी। अब तो उन्होंने अच्छे से 2 बोल भी की उम्मीद करना भी छोड़ दिया था। तो अब उन्हें इतनी टेंशन नहीं होती थी जितनी टेंशन आवाज़ लगाने के बाद अमन के रूखे बोलने से होती थी। अब तो उन्होंने अमन से यह उम्मीद भी छोड़ दी थी कि वो जाकर कहेगा, माँ पापा के बाद अपने आप को अकेला मत समझना, मैं और आपकी बहू आपके साथ हूँ। रात को नीतू जी का 5 साल का पोता बंटी मामा करते हुए अपनी माँ के आगे पीछे घूम रहा था और रोहिणी उसे झिझक रही थी। सास की छुछलाहट उस पर निकल रही थी। कितना काम पड़ा है मुझे, लेकर कैसे घूमती रहूं। नीतू जी बोली, बहू ला पोते को मेरे पास छोड़ रहने दीजिए माँ जी, आपने वैसे भी यहाँ आकर मेरा जीना हराम कर दिया है। अब यह दिखावा मत कीजिए कि आपको मेरी फिक्र है। रात को भी बेटे के सामने रोहिणी ने पोते को 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। बेचारे भूखे रो रहा था, लेकिन उसका गुस्सा भी रोहिणी ने नीतू जी को ऊपर ही निकाला। और अमन ने जब पूछा तो सीधा नीतू जी पे निशाना साधते हुए कहा, पूरे दिन तुम्हारी माँ के ही काम खत्म नहीं होते तो मुन्ने को कहाँ से संभालो। अब तो वो ठीक भी हो गई है तो यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। अगली सुबह बेटे ने फरमान सुना दिया, माँ आज आपके दोपहर की मैं टिकट बुक करवा दी है, आप चले जाना यहाँ से। रोहिणी से अब इतना काम नहीं होता। बेटे की बातें सुनकर नीतू जी की आंखें से आंसू बहने लगे। दोपहर में बेचारी अपनी पुरानी फटी सूटी साड़ी में ही भूखी प्यासी घर से निकल गई। एक बार भी बेटे ने नहीं कहा, माँ रुक जाओ या फिर खाना खाकर ही जाना। 2 बेटे बहू के होते हुए भी आज नीतू जी अपना सामान एक बैग और अटैची में भरकर गुमसुम और उदास रेलवे स्टेशन पर बैठी आंसू बहाए जा रही थी। भूखे तड़पते उन्हें लोगों से पैसे मांगने तक को
आज बेबस कर दिया था। उनकी नज़रें चारों ओर से अपने छोटे बेटे को तलाश कर रही थी, क्योंकि उन्हें पूरी उम्मीद थी कि उनका बेटा उन्हें लेने ज़रूर आएगा। कुछ देर बाद उनकी आंखों में एक चमक सी झलक दिखाई दी। यह चमक थी उनके छोटे बेटे आकाश के आने की। अपनी माँ को वो हालत में देखकर उसके झरझर आंसू बहने लगे। माँ के कपड़ों की और आज उनके बदन से लिपटी यह पतली सी साड़ी, न जाने इसमें भी कितनी जगह छेद हुए थे। दौड़कर आकाश ने अपनी माँ के पैर छुए, उन्हें सीने से लगा लिया। नीतू जी अपने छोटे बेटे को गले लगाकर खूब रोई। बेटा, मैं अब किसी के भी घर जाकर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम मुझे वृद्ध आश्रम छोड़ आओ, ताकि मेरे घर भी कितने दिन तक रुक सकती हूँ। माँ, आप यह क्या कह रही हैं? आज कह दिया, दोबारा मत कहना। अभी आपका यह बेटा मरा नहीं है, वो मुझसे पहले आपका घर है। आकाश अपनी माँ को अपने घर ले गया, जहाँ उसकी पत्नी अपनी सास को देखकर ज़्यादा खुश नहीं हुई और बराते हुए बोली, लो 4 दिन में ही बड़े बेटे बहू ने तक के मार कर निकाल दिया घर से। नीतू जी ने यह बातें सुन ली थी, लेकिन फिर भी कुछ न बोली और सीधे अपने कमरे में जाकर अपने पति से शिकायतें करते हुए रोने लगी। क्यों चले गए आप मुझे छोड़कर? भगवान ने नीतू जी को भरा पूरा परिवार दिया था। शादी के बाद 2 बेटे और 1 बेटी की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। खाने पीने के घर में कोई कमी नहीं थी। सब बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बड़ा बेटा इंजीनियर बनकर दूसरे शहर में शादी कर अपनी पत्नी के साथ ही सेटल हो गया। कभी कभार ही औपचारिकता पूरी करने के लिए अपने माता पिता से फ़ोन पर बात कर लेता था। नीतू जी के पति की तबीयत अब कुछ ठीक नहीं रहती थी। ब्लड प्रेशर के साथ ही उनका हृदय कुछ कमज़ोर था, इसलिए उनकी इच्छा थी कि वो जीते जी अपने दोनों बच्चों दिव्या और आकाश की भी शादियां करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए। दिव्या के लिए उपयुक्त लड़के की तलाश शुरू हो गई। साल भर के अंदर ही उनकी शादी नीरज के साथ संपन्न हुई। नीरज बैंक में मैनेजर था। दिव्या के सास ससुर बड़े बेटे के साथ शहर में ही रहते थे। अब वो कभी कभी दिव्या नीरज के पास भी आ जाते और कुछ दिन रह जाते। दिव्या भी पति के साथ कभी कभी 30 त्यौहार पे सास ससुर के पास चली जाती और अपने जेठ जेठानी उनके बच्चों के साथ मिलकर रह लेती। उसकी बैंक की नौकरी दोबारा चालू हो गई। 1 वर्ष बीत गए। इसी बीच दिव्या ने के घर एक बेटी का भी जन्म हो गया। कुछ दिन सास ससुर जाकर रहे, फिर दिव्या ने बच्चों के लिए आया का प्रबंध कर लिया। अगले वर्ष दिव्या के छोटे भाई आकाश की भी शादी हो गई। उसकी भाभी पूजा बहुत तुरक मिजाज, स्वार्थी तथा गुस्सैल थी। वो किसी को कुछ समझती ही नहीं थी, अपनी मर्जी की मालिक थी, जो जी चाहे वही करती। सास को छोड़ो, छोटी छोटी बात पर डांट देती, बात बात पर सास ससुर दोनों से लड़ाई करती। 2 काम वालियाँ लगा रखी थी, जो घर का सारा काम करती तथा खाना बनाती। आए दिन किसी न किसी सहेली के घर जाना, गप्पे मारना, निंदा करना, उसके यह सब शौक थे। अपनी ननद दिव्या के साथ भी उसके कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब कभी दिव्या मायके जाती तो वह कुछ देर बाद ही किसी न किसी बहाने से बाहर निकल जाती। कभी घर के काम, कभी कुछ खरीदारी, कभी और कुछ बहाना बनाकर दिव्या तथा उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता, लेकिन कुछ न कह पाती, क्योंकि वो इतनी गुस्सैल थी कि कुछ बोलते ही 4 बातें सुना डालती और दिव्या के पति का भी लिहाज नहीं करती थी। घर में एक छत उसका ही राज चलता था। धीरे धीरे दिव्या ने भी वहाँ जाना कम कर दिया। एक ही शहर में होने के कारण सिर्फ अपने मम्मी पापा को मिलने के लिए ही वो जाती थी। कुछ देर बैठती और उठकर आ जाती। घर में तनाव का माहौल हो गया। एक दिन अचानक नीतू जी के पति को जबरदस्त दिल का दौरा पड़ा और वो चल बसे। अब दिव्या की मम्मी नीतू जी का बुरा हाल था। बहू तो पहले ही कुछ नहीं पूछती थी,
अब तो वह और भी आज़ाद हो गई। ससुर का थोड़ा बहुत जो लिहाज था वो भी ख़त्म हो गया। कई बार तो माँ को ठीक से खाना भी नहीं मिलता था। अपने लिए जो मन होता बना लेती और उन्हें भी वही खाने के लिए कहती, चाहे उन्हें वो चीज़ पसंद हो या ना हो। इसी कारण कई कई बार उन्हें भूखे ही रहना पड़ता बेचारी। और करते भी क्या, बड़े बेटे बहू ने तो पहले ही उनसे मुंह मोड़ लिया था। साल बीतते बीतते ही वो काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। उन्हें देख दिव्या को बहुत बुरा लगता। एक दिन हिम्मत करके उसने भाभी से कह दिया, भाभी, पापा के जाने के बाद मम्मी बहुत कमज़ोर हो गई है और उन्हें बहुत तनाव रहता है। वह स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती हैं। आप उनका ध्यान रखा करो। समय पे खाना सोना अगर नहीं हुआ तो बीमार पड़ जाएगी। भाभी एकदम फट पड़ी। ध्यान रख तो रही हूँ, खाना भी दे रही हूँ, दवा भी दे देती हूँ, और क्या करूँ, सोती भी आराम से है। सवेरे 7 बजे से पहले तो कभी उठती नहीं। और कितना सोना होता है। बूढ़े लोगों को कितनी फिक्र लगी हुई है तो माँ को ले क्यों नहीं जाती यहाँ से। दिव्या हक्का बक्का रह गई। क्या यह कभी सास नहीं बनेगी? क्या इसे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा? किस बात का घमंड है इसे? समझ नहीं आता। वो चुपचाप घर लौट आई। रात भर अब सो नहीं सकी। बार बार माँ का मासूम लाचारी भरी आंखों वाला चेहरा आंखों के सामने घूमे जा रहा था। जब अब शायद उसे भी कुछ करना पड़ेगा। पति के साथ बैठकर इस बारे में लंबी बातचीत हुई। उसने काफ़ी समझाने जोर देने पर आखिर नीरज से अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गए। दिव्या ने जैसे इस विषय पर माँ से बात की तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। यह कैसे संभव है बेटा के होते हुए मैं बेटी के घर रहूं? लोग क्या कहेंगे? लगता है मेरी किस्मत में बेटी बहू का सुख नहीं है। अब जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। दिव्या ने समझाया, मम्मी अब वो ज़माना नहीं रहा। अगर बेटा बहू आपको ठीक से नहीं रखते तो आप बेटी के साथ आराम से रहिए। इसमें संकोच करने की कोई बात नहीं है। अगले दिन छुट्टी थी। नीरज और दिव्या दोनों माँ के घर पहुँचे। दिव्या ने फ़ोन करके भाई को भी घर बुला लिया था। कुछ देर की औपचारिकता बातचीत के बाद दिव्या ने कहा, भैया मम्मी को हम अपने घर ले जा रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या बात हुई? और लोग क्या कहेंगे कि बेटे की होते हुए माँ बेटे के घर रहती है? यह तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो। भैया आप अच्छी तरह से जानते हैं कि भाभी मम्मी के साथ कैसा बर्ताव करती है और किस तरह से उनको संभाल कर रख रही है। अगर यही हाल रहा तो मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी। फिर भाभी ने भी मुझे कह दिया कि मम्मी को मिलने जाऊं। आकाश ने पत्नी की ओर देखा और पूछा, क्या यह सच है? तुमने दीदी को बोला मम्मी को ले जाने के लिए? वो तुम्हें गुस्से में कह दिया था क्योंकि यह मुझे हिदायत दे रही थी कि मुझे मम्मी को कैसे रखना चाहिए। भाभी दिव्या पे ही आरोप लगाने लगी। वो तो यही चाहती थी कि सास दिव्या के घर चली जाए तो थोड़ी बहुत उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अप्रत्यक्ष में वो चुप रही और सास का मुंह देखकर इंतजार करने लगी कि वो क्या कहती है। कुछ देर बाद मम्मी धीरे से बोली, जिस बहू को मैं फूटी आँख नहीं सुहाती उसके साथ रहकर क्या फ़ायदा? मैं अपनी बेटी के घर रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम उस घर का किराया मुझे हर महीने दोगे, क्योंकि वह घर मेरे पति का और मेरा है। इस घर के मालकिन हूँ और जो मेरी मर्जी हो मैं कर सकती हूँ, वरना तो तुम्हें वो घर खाली करना पड़ेगा और मैं उसे किसी चैरिटी को दे दूँगी, तुम्हें नहीं दूँगी। क्योंकि जो औलाद अपने माँ बाप को आदर मान प्यार नहीं दे सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते, उसकी ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, उसे मैं जायदाद का वारिस भी नहीं बना सकती। उसके साथ ही हर महीने का मेरा जो खर्चा होता है वो भी तुम्हें देना पड़ेगा। अब सोच लो तुम्हें क्या करना है। आकाश और पूजा को लगा मानो उसके पैरों से धरती सरक गई। यह कह दिया मम्मी ने। इतना कठोर निर्णय। कितनी देर सन्नाटा पसरा रहा।
दोनों की जुबान पे जैसे ताले लग गए थे। पहली बार आकाश ने पत्नी को फटकारा। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश की, फिर ठीक से रहो, लेकिन तुम अपनी मनमानी करती रही और उन्हें परेशान करती रही। अब अगर इस घर से निकलना पड़ा तो हम सारी उम्र भर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई का ज़माना है, बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और खर्च भी बढ़ रहे हैं। इन सब बातों को तुमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की। अब बोलो क्या करना है? मम्मी जी को अपने साथ रखकर उनकी सेवा करनी है, या अपनी गलतियों की माफ़ी मांगनी है, या घर से बेदखल होना है? आकाश के सबक से पूजा हल्के से कांप गई। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। सर नीचे करके बोली, सॉरी आकाश, मैं तो सोची भी नहीं थी कि बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। मुझे तो हमेशा यही लगा कि तुम इस परिवार को चलाते हो। मैं अनजाने में ही मम्मी जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, उन्हें नज़रअंदाज किया, उनकी भावनाओं को आहत किया। मैं उनसे माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। कमरे से बाहर आकर पति पत्नी मम्मी के पैर के पास बैठ गए और बोले, मम्मी जी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो आपको इतना कष्ट और दुख दिया, आपको नज़रअंदाज किया। जिस मान, आदर और प्यार के हकदार थे वो तो हमें दे नहीं पाए, उल्टा आपके दिल को दुखाया। हमें समझ आ गया है, अब हम सब मिलकर इकट्ठे रहकर खुशहाल जीवन जिएंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। फिर पूजा ननद से बोली, दीदी मैंने आपको अनजाने में बहुत दुख दिए हैं, आपके साथ बहुत गलत किया, मैंने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन मैं वादा करती हूँ आगे से कभी ऐसा नहीं हो करूँगी। आप इस घर की बड़ी बेटी हो, आपकी वही आदर मान प्यार मिलेगा जिसके आप हकदार हो। दिव्या ने पूजा को गले लगा लिया। भाभी हम तो शुरू से ही यही चाहते थे, आप मम्मी के साथ मिलजुल कर रहे और उनका जितना जीवन बचा है उसे खुशी खुशी जीने दें। पापा के बाद वो पहले स्वयं को एकदम अकेला महसूस करते हैं, फिर आपके व्यवहार के कारण उन्हें बहुत दुखी और उदास हो गए। खैर चलिए, आपको समझ तो आ गया, देर से ही सही, अब मुझे भी कोई तनाव नहीं रहेगा। मम्मी ने भी बहू के सर पे हाथ धर कर कहा, बेटा माँ बाप बुढ़ापे में अकेला इतना ही चाहते हैं कि औलाद उनका आदर मान करे तथा उनके साथ बहुत समय बैठकर कुछ बातचीत करें। बच्चों को भी यह समझना चाहिए कि उन्हें भी एक दिन बूढ़ा होना है और उनके ऊपर भी यही स्थिति आएगी, इसलिए अपने बड़े बुजुर्गों का आदर प्यार सम्मान देना, उसके साथ सुख दुख की बातें साझा करना, समय पे उन्हें खाना देना, दवा देना यह औलाद का फ़र्ज है। मुझे खुशी है तुम्हें इस बात का मैं समझ आ गया, अब मेरा तनाव भी ख़त्म हो गया। चलो अब जल्दी से कुछ मीठा बनाकर सबका मुंह मीठा कराओ। आज से हम एक नई खुशहाल ज़िंदगी जीना शुरू करते हैं। और खुशी खुशी वो अपने बेटे बहू के साथ रहने लगे। उनकी सेवा और छोटे बेटे बहू का इतना प्यार देखकर नीतू जी ने अपने सारे जायदाद उन दोनों के नाम कर दिए। एक पल को उन्हें बड़े बेटे बहू की याद आई, लेकिन जैसे उन्हें अपना अपमान याद आया, उनके कदम फिर से वहीं रुक गए। कुछ दिनों बाद बड़ा बेटा माँ के पास पहुँचा और गिड़गिड़ा कर नीतू जी के पैरों में गिर पड़े, रोने लगा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे ऊपर कंपनी वालों ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर दिया है और उन्होंने मेरा घर गाड़ी सब कुछ छीन लिया। नीतू जी आज भी अपने अपमान नहीं भूल सकी। कैसे बेटे ने भूखे पेट घर से उन्हें निकाल दिया था और फिर लोगों से पैसे मांग मांग कर खाना खाया था। नीतू जी बेटे की बातों का बेरुखी से जवाब देते हुए बोली, मैंने लोग खैरात देना बंद कर दिया है और यह मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो कोई भी मुँह उठाए चला आए। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। बेटा बहू माँ को आवाज़ लगाते रह गए, लेकिन उन्होंने उनकी एक न सुनी। आज उन्हें अपने किए का पछतावा हो रहा था कि अगर उन्होंने माँ को घर से नहीं निकाला होता तो आज माँ भी उसके साथ
ऐसा रूखा व्यवहार नहीं करते। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।